हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो देख ली है और आज से जो हमने आपसे कल कहा था कि हम CGL की प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो आज से हमारी वही प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। ये जो हमारा पेपर है ये हमारा पेपर है 2016 का। 2016 का ये पेपर है जो 2016 में जो हमारा पेपर 1 हुआ था ये वो है, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे कहा था कि क्योंकि क्या होता है ना कि हमें नॉलेज बहुत होती है पर जब तक वो चीज़ हमारी प्रैक्टिस में नहीं आती है तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दिस इज सो 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 इम्पोर्टेंट, यू नीड टू डू इट। अब बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपनी क्लास को। डन। अब मैं क्लास हम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर्स बता दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछ लीजिएगा जैसा आपको कंफर्टेबल महसूस हो, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या कह रही है आपसे, देखिए सब कुछ नहीं रीड किया जाता है, जो मेरे काम का है मैं वही रीड करूंगी। तो मुझे कह रहा है कि जो 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं बताइए कि विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब मुझे इस शब्द का मीनिंग बताना है, राइट। मुझे इस शब्द का मीनिंग बताना है। मुझसे क्या पूछा गया है, मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। अब मैं जानती हूँ कि एडवर्सेटिव का मतलब क्या है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो जैसा आप ITY जानते हैं तो ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है कि समथिंग बैड, समथिंग अनफॉर्चुनेट, है ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, कुछ बैड, कुछ बेकार चीज से जुड़ा हुआ है ये शब्द, कुछ नेगेटिव चीज से जुड़ा हुआ है ये शब्द। कैपेसिटी जॉय, देखिए जॉय तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जॉय तो खुशी हो गई, एडवर्सिटी का मतलब समथिंग बैड, समथिंग अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो एडवर्सिटी नहीं होगा। कैपेसिटी तो किसी की काबिलियत की बात हो गई कि हाँ वो कैपेबल है कि नहीं है, चांस की बात नहीं हो रही है। तो किस चीज की बात हो रही है, मिसफॉर्चून, ठीक है, यानी कि वही अनफॉर्चुनेट, है ना। तो एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा समथिंग बैड, इट्स रिलेटेड टू गलत चीज, कुछ गलत होने वाला है या गलत है ये। मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या हो गया, मिसफॉर्चून। आई होप आप सबने भी सेम आंसर दिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, एक शब्द दिया गया है, क्या इसका मीनिंग पूछा है, नहीं, ओपोजिट पूछा है आपसे, ओपोजिट पूछा है, मीनिंग नहीं पूछा है। अब आपको क्या करना है, पहले आप मुझे बताइए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, टू हॉल्ट ना, टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोक देना। यानी आपने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया अगर उस चीज को, तो आपने क्या कर दिया है, उसको रोक दिया है। कन्फाइन करना भी मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, उसको रोक देना, यानी कि उसी की बात को बता रहा है तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, रिपील करना, उस चीज को रद्द कर देना। रिपील करना मतलब उसको रद्द कर दिया, रद्द कर दिया मतलब रोकना ही हो गया ना, उस चीज को रोक दिया आपने। ओके। प्रोग्रेस में और कमेंस में, कमेंस का मतलब होता है चीज का स्टार्ट होना, ठीक है। और प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना, जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉप की बात हो रही है, स्टॉप का उल्टा क्या हो जाएगा, स्टार्ट, यानी कि टर्मिनेट का एंड आपका ओपोजिट शब्द क्या हो जाएगा, कमेंस। तो इसीलिए जो टर्मिनेट है, टर्मिनेट करना मतलब किसी चीज को स्टॉप कर दिया, हॉल्ट कर दिया, उसको रोक दिया आपने, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, आपने उसको स्टार्ट कर दिया यानी उसका कमेंस। तो इसका हमारा आंसर बनेगा कमेंस। रिपील करना मतलब एब्रोगेट कर देना, उस चीज को रोक देना। कन्फाइन मतलब रिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको समझ में आया। रिस्ट्रिक्ट किया आपने, कन्फाइन किया, टर्मिनेट किया, मतलब आपने रोक दिया है ना, उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको रोक दिया है आपने। और कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो आपने क्या किया है, टर्मिनेट का ऑपोजिट हो गया कमेंस। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपने यहाँ से आपका हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे,
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए बताइए कि इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। आपको टाइम देते हैं, बताइए कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कौन सा सही, कौन से स्पेल शब्द की सही स्पेलिंग है। क्विंट, क्विंट एसेंस, क्विंट एसेंस में क्या है, एक तो हमें इसका मतलब भी जानना है और हमें ये भी जानना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। आई होप आप लोगों ने पहचान ली होगी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। अब मार्क करते हैं। क्विंट एसेंस, आप जानते हैं एक सेपरेट वर्ड होता है क्विंट, ठीक है। तो क्विंट एसेंस में क्विंट एसेंस, देखिए एसेंस का मतलब क्या होता है, एसेंस का मतलब होता है जिस्ट, एसेंस का मतलब होता है जिस्ट, जिस्ट मतलब समरी, उस चीज की समरी है ना, जिस्ट हो गया, समरी हो गई। एपिटमी, एपिटमी के दो मतलब होते हैं। एपिटमी का मतलब होता है समथिंग विच इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, कोई चीज किसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है उसको भी एपिटमी कहते हैं। या फिर क्या हो गई, उसकी आपकी छोटी में आपने एकदम समरी फॉर्म में आपने उस बात को बता दिया, उसको जिस्ट, सॉरी जिस्ट, ठीक है। तो क्विंट एसेंस, एसेंस अपने आप में भी एक कंप्लीट शब्द है और उसका मतलब भी सेम ही होता है। तो क्विंट एसेंस का मतलब भी यही हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी एपिटमी, जिस्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना, दैट इज द क्विंट एसेंस। एसेंस, ESSENCE, एसेंस, क्विंट एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एरर। आपको मुझे एरर बताना है कि इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है, आप रीड कीजिए और मुझे एरर बताइए। If the farmer got a washing machine, his wife can do the laundry quickly. His wife can do the laundry quickly. I hope आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है। If the farmer got a washing machine, अगर उसके फार्मर को एक वॉशिंग मशीन मिल जाए तो जो उसकी वाइफ है वो लॉन्ड्री जल्दी से, लॉन्ड्री मतलब वो कपड़े धुलने वगैरह का जो काम होता है उसको वो जल्दी से फिनिश कर सकती हैं। ओके, देखिए एरर निकालने का तरीका क्या होता है, आप जब रीड कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट का, आप ध्यान रखिएगा वर्ब का, ठीक है। आप आगे चल के देखेंगे तो फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना होगा। तो पहले तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का ही ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, या फिर हमें टेंस का ध्यान रखना है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखें गॉट है, यानी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कैन दे रखा है। हम जानते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होती है तो आगे भी उसके सारे क्लॉजेस पास्ट में ही रहने चाहिए, यानी कि यहाँ पे कैन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुड आना चाहिए। इफ द फार्मर, अगर फार्मर को वॉशिंग मशीन मिल जाती तो जो उसकी वाइफ है वो लॉन्ड्री वाला फंक्शन जल्दी से, मतलब पहले क्विकली कर सकती थी, ठीक है। तो सारी बातें पास्ट की चल रही हैं क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, तो आगे भी हमारा पास्ट टेंस बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पे कैन नहीं आना आएगा, यहाँ पे कुड आएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये, तो हम लोग क्वेश्चंस को डेली क्लास में प्रैक्टिस करते ही हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए आएगा तो वहां पे कैन की जगह आपको कुड मार्क करना है। डन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरर कैसे पहचाना हमने कि कुड ही आएगा, कैन क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, और जब यहाँ पे कैन है तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड ही हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट भी तो हम सेम चीज की करेंगे ना, कैन का ही पास्ट फॉर्म हम वहां लगाएंगे, कुड वहां लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। They had often heard about the ship they have to travel on. Travel on. They had often heard. Often heard. Often मतलब अक्सर और heard मतलब hear.
दे हैड ऑफन हर्ड, एक बार आप लोग रीड कर लो। आई होप आप लोग ने अब अपना एरर ढूंढ लिया है। चलिए ठीक है, अगर आपने अपना एरर ढूंढ लिया है तो हम भी जरा अपना एरर ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या है। दे हैड है तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड तो हैड ही रहेगा, वो सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ेगा। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट द शिप, शिप के बारे में। ओके, दे है तो हैव है यहाँ पे। अच्छा, ये तो फिर सब्जेक्ट का वर्ब एग्रीमेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की थी, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी पास्ट मेंटेन रहना चाहिए। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी पास्ट मेंटेन रहना चाहिए। सो दे हैड ऑफन हर्ड, ये आपका पूरा का पूरा क्लॉज पास्ट का क्लॉज है, तो यहाँ भी फिर पास्ट में ही आपका क्लॉज जाएगा। तो पास्ट में क्लॉज जाएगा तो यहाँ पे हैव नहीं आके हैड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं आके यहाँ पे हैड आएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में गलती है। देखो, पहले भी सेम चीज फॉलो हुई थी, इससे इससे चौथे नंबर के क्वेश्चन में और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में भी सेम प्रॉब्लम है। आपने यहाँ पे देखा एरर किस चीज पे निकला है, अभी टेंस पे एरर निकला है। टेंस पे क्या एरर निकला है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी भी पास्ट में ही रहनी चाहिए। और हमने बहुत इजीली इस चीज को पहचान लिया कि हाँ, यहाँ पे हैड हर्ड है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ भी हैव नहीं आगे, फिर क्योंकि हम जानते हैं कि हैव हमारा बेस फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म भी है। ठीक है, और जो हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है या सेकंड फॉर्म होता है वो हैड ही होता है। तो यहाँ पे वैसे भी सेकंड फॉर्म की हमें जरूरत है, दे हैड टू ट्रेवल, तो यहाँ पे हैड आएगा वहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, कोई इशू नहीं है। कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर, आप क्वेश्चन को अपना क्वेरी लिखिए और आपको क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो आप लोग, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। आई होप आपने रीड कर लिया है और अपना एरर मार्क कर दिया है। अब देखते हैं कि आपने एरर जो मार्क किया है वो सही है कि नहीं है। He would no sooner seen one continent when he saw another. ओके, ये तो बहुत बहुत नॉर्म कह सकते हैं कि ये आराम से दिखने वाला एरर है अगर कोई स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से स्टडी की है तो। हम जानते हैं कि नो सूनर का, जब भी आपके सेंटेंस में नो सूनर दिया हुआ है तो नो सूनर का जो पेयर है वो किसके साथ में बनता है, देन के साथ बनता है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में हार्डली है या रेयरली है, ऐसे जब शब्द आते हैं तो इसका पेयर बनता है व्हेन के साथ में या बिफोर के साथ में। तो अब आप बताइए, यहाँ पे नो सूनर है, नो सूनर कंपैरिजन है, वैसे भी सूनर ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे व्हेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देन होना चाहिए। तो नो सूनर का जो पेयर है वो आपका देन के साथ बनेगा। तो आपके कौन से ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन में गलती है। आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे कंजंक्शन चैप्टर में, ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे आपको किस चीज़ का पेयर लगाना है। जैसे कि आपका अगर सेंटेंस में बोथ है तो बोथ का जो पेयर है वो एंड से बनेगा, किसी और शब्द से नहीं बनेगा। ये तो चीज़ें हमें सारी सीखनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस में आपको नो सूनर दिखाई देगा तो उसका जो पेयर है वो व्हेन से नहीं बनता है, उसके पेयर में व्हेन नहीं आना चाहिए, देन आना चाहिए। और अगर शब्द हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली ऐसे शब्द आ गए हैं तो वहाँ पे व्हेन या बिफोर आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बोथ का पेयर है तो वो एंड से ही बनेगा, बिटवीन है तो एंड होगा, फ्रॉम है तो टू होगा। ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगे धीरे धीरे चैप्टर्स के थ्रू भी। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें, अगर जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है उसको अपनी साइड में कॉपी में नोट डाउन करते हुए भी चलिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि एरर यहाँ पे क्या था, पेयरिंग का एरर था, पेयर गलत था यहाँ पे। नो सूनर का एरर, पेयर जो है वो वैन से नहीं बनना चाहिए, वो दैन से बनना चाहिए। तो इसकी वजह से हमारे ऑप्शन नंबर सी में गलती है। डन, आई होप आपको ये समझ में आ गया। कोई इशू, नो इशू, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रीड कर लो पहले गाइडलाइंस क्या कह रही है आपसे, डायरेक्शन क्या है। फिलर का क्वेश्चन है ना, ठीक है, फिलर का क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। द शिप विद इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। जो शिप है अपने क्रू के साथ में कहाँ गई है, सी के बॉटम में गई है ना, वहां के लिए रवाना हो चुकी है। ओके, नाउ टेल मी द आंसर। यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइक देयर आर सर्टेन चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे भी अगर मैं आपसे बोलूँ आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, तो आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, द शिप है या इट्स क्रू है। अगर आपने सब्जेक्ट सही पहचाना देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सही ऑप्शन मार्क करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये बताइए ये विद जो है ये आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। और आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देती हूँ, हमारे ऑब्जेक्ट दो के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में दो चीज़ों के होते हैं, किस किस चीज़ के। ऑब्जेक्ट एक होगा हमारा वर्ब का और एक होगा प्रेपोजिशन का। ये चीज़ें ना आपकी बहुत हेल्प करेंगी जब आप एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब ये चीज़ें आपको पता होती है। तो जो प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसके तुरंत बाद आते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, द शिप। द शिप आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर ये आपका मेन सब्जेक्ट है तो अब आप मुझे बताइए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। यस, वेरी नाइस, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा आपका आ सकता है। हैव आ सकता है, नहीं आ सकता। आर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, हैज आएगा। आप कितनी आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच गए कि यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। विद हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इट्स टू तो हमारा विद का ऑब्जेक्ट हो चुका है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो शिप है, शिप हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जिसकी वजह से हमने हैज लगाया है, बाकी ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। क्यों एलिमिनेट हुए हैं, क्यों लगाया है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी डाउट किसी भी चीज़ में आता है तो आप मेरे से पूछिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, द पियोन, जो आपका, अब चलो पहले आप लोग करो। जो पियोन है वो रिस्पेक्टफुली पूछा, उसने पूछा कि इफ ही डैश गो देयर। तो पियोन ने बहुत रिस्पेक्ट से पूछा कि क्या वो वहां जा सकता है। अब आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं, मे, माइट, कैन या विल। कौन सा ऑप्शन आप फिल करेंगे यहाँ पे। इफ ही मे गो देयर, इफ ही कैन गो देयर, विल गो देयर। अब आप बताइए कैसे पहचानेंगे कि मैम क्या आना चाहिए। बहुत आसान है, टेंस की मदद से पहचानेंगे हम। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आपका, सब्जेक्ट कौन सा है, पियोन। सब्जेक्ट कौन सा है, पियोन, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कैसे पहचाना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखिए जब भी सेंटेंस में वर्ब अकेले आती है, जब सेंटेंस में आपको वर्ब ईडी फॉर्म में अकेले दिख रही है तो वो हमारी सेकंड फॉर्म होती है। मैम थर्ड फॉर्म भी ईडी होती है, सेकंड में भी ईडी होता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। आप आई एम सॉरी, जो अगर वर्ब हैज, हैव या हैड के बाद आ रही है थर्ड फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और ये हमारा परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी वर्ब अकेले हो सेकंड फॉर्म में, जब अकेले होती है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है और वो हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट बोल लीजिए आप इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रिसाइज रहेगा हम इसे पास्ट इंडेफिनिट अगर बोलेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट पास्ट इंडेफिनिट की बात करती है।
तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो सेम ही रहेगा, वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। आपने देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है, हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो पास्ट में भी आगे उसके क्लॉजेस पास्ट में ही रहने चाहिए। अगर ये पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में रहना चाहिए। देखिए ये सारे चीजें आपकी प्रेजेंट फॉर्म को बताती हैं, ओनली माइट है जो हमारे पास्ट फॉर्म को बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो माइट होगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है करना। आपने देखा आज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में है, और पास्ट में है तो आगे भी पास्ट मेंटेन रहना चाहिए। और यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हमारे प्रेजेंट के हैं, सिर्फ और सिर्फ माइट ऐसा है जो पास्ट का है, तो माइट वहाँ आएगा। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? I know dash that he has gone to England. I know मैं जानती हूँ कि certain that he has gone to England, कि वो इंग्लैंड जा चुका है। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, एक फिक्स्ड आपका फ्रेजल वर्ब भी होता है। एक होता है समझो ना, मैं जानती हूँ, मैं पक्का जानती हूँ भाई वो जा चुका है, उसको हम बोलते हैं ना फॉर श्योर। एक हम चीज बोलते हैं ना फॉर श्योर, फॉर श्योर मुझे पता है कि तुमने ये काम किया है, मुझे पक्का पता है, इसे कहते हैं ना पक्का पता होना, तो मुझे पक्का पता है कि तुमने ये काम किया, आई एम श्योर। हाँ, तो फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब हो जाएगा आई एम फॉर सर्टेन, सर्टेन, आई एम सर्टेन, मुझे पता है, मुझे कंफर्म है कि वो कहाँ जा चुका, इंग्लैंड जा चुका है। तो आई नो फॉर सर्टेन, फॉर सर्टेन मतलब फॉर श्योर, मुझे निश्चित रूप से पता है, मुझे निश्चित है कि वो कहाँ जा चुका है, इंग्लैंड जा चुका है। तो फॉर श्योर, फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, तो फॉर श्योर का मतलब, फॉर सर्टेन का मतलब होता है फॉर श्योर, तो फॉर श्योर यहाँ पे आएगा और कुछ नहीं फिल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ हमारी डायरेक्शन चेंज होते हुए डायरेक्शन कुछ और कह रही है, और डायरेक्शन कह रही है कि आपको कुछ इडियम्स दिए हुए हैं, आपको उनका मीनिंग बताना है। तो अगर आप मान के चलते हैं कि जितने ज़्यादा हम सेट लगाने वाले हैं, अगर उन्हीं सेट को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब जितने स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो अपनी कॉपी में ये सब चीज़ें साथ में लिखते रहिए। जैसे कि अब हमारा एक इडियम है टू ईट हम्बल पाए, टू ईट हम्बल पाए का मतलब क्या होता है, अब ये यहाँ पे समझ लेंगे। उसी चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कल उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। अगर हम एक दिन में दो दो तीन तीन इडियम्स भी आ रहे हैं एक सेट के अंदर, तो अगर हम 25 सेट लगाते हैं या 20 सेट लगाते हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा मतलब 60 ईडियम्स आपने कवर कर लिए ना, तो बहुत अच्छी आपके पास में चीज़ें आगे इंक्रीज होती रहेंगी। इसलिए नोट डाउन कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। पहला ईडियम है टू ईट हम्बल पाए। अब कुछ खाने लेने देने से नहीं है, खाने लेने देने से नहीं है कि आपको अनसेवरी पाए मतलब एक अनटेस्टी समथिंग कुछ आपको खाने के लिए हो गया, नहीं, आपको खाना सर्व किया गया है जो कि खराब है, खाने से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए और बी है वो नहीं होगा। ईट हम्बल पाए का मतलब ये ऐसे बोलते हैं ना, उसे तो धूल चाट ली, धूल चाट ली का मतलब हो गया मैंने उसको धूल चटा दी, मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको हरा दिया, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको रगड़ के धूल खिला रहा हूँ कि खा खा खा, ऐसा ओरिजिनल मीनिंग नहीं ढूंढोगे आप। ऐसा नहीं कि ईट है तो ईट का मतलब खाना, तो कुछ खाने से जुड़ा हुआ होगा, तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो। नो, खाने से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है इसका। टू ईट हम्बल पाए का मतलब क्या होता है ना, कि आपने ना एडमिट कर लिया है कि हाँ आपसे कुछ गलती हुई है, आपने एडमिट कर लिया है कि यस मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, आपने ये चीज़ एडमिट करी है, आपने सरेंडर कर दिया है, यस आपने कमिट कर लिया है, हाँ आपने क्या किया है, मान लिया है, आपने क्या किया है, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है मान लेना, यील्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना।
आपने सरेंडर कर दिया है अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस। तो आपने जो ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस, या तो आपने सरेंडर खुद किया है, मतलब आपने खुद अपना गुनाह माना है, या आपसे मनवा, मतलब किसी ने आपसे मनवाया है ना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट आपने मान लिया है, आपने सरेंडर कर दिया है, आपने एक चीज़ को हार गए हैं आप, ठीक है, आपने एडमिट कर ली है बात। तो टू यील्ड अंडर मतलब ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, टू ईट हम्बल पाए। एक्चुअली पता है हम्बल पाए एक ऐसा भी शब्द था, ये जो आया है ओरिजिनली, ये अम्बल होता था। अम्बल मीट होता है जो कि जो लोअर क्लास पीपल होते हैं वो लोग खाया करते थे, ठीक है। तो अब आप तो फिर आप कैसे हो, अगर आप ये चीज़ मान रहे हो कि हाँ भाई मैं वो वाला मीट खा रहे हो, तो अगर आपने वो चीज़ एडमिट की ना, आपने क्या की, आपने एडमिट कर लिया, और कैसी सिचुएशन हो गई है, थोड़ी ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांस हो गए ना, थोड़ा आपको बेइज्जती और थोड़ा कम महसूस हो रहा है, तो आपने वो चीज़ मान ली कि हाँ यार मैं खाता हूँ ये चीज़। आपने क्या किया, हाँ मैं अम्बल, अम्बल मतलब वो मीट हो गया, तो वो चीज़ मैं खाता हूँ, उस चीज़ का पाए बना के मैं खाता हूँ। तो आपने क्या किया, हाँ एडमिट किया है, और जब आप एडमिट कर रहे हैं तो थोड़े से आपको शर्मिंदा महसूस हो रहा है। तो टू ईट हम्बल पाए ना, आप मान रहे हैं कि ठीक है हाँ मैं वो हम्बल पाए खाता हूँ, अम्बल को याद रखो अम्बल से, हाँ मैं वो अम्बल पाए खाता हूँ। तो अब जब आप, अगर हम देखें जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई बैड हैबिट्स होती हैं और जब हम उनको स्वीकारते हैं तो बड़ा सीना चौड़ा करके तो बोलेंगे नहीं कि हाँ ये मैंने किया है। आप जब उसे एडमिट करोगे तो डेफिनेटली आपको बैड फील होगा, आप एम्बेरस्ड फील करोगे। तो वही चीज़ है कि हाँ हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट हमें थोड़ा बैड फील हो रहा है ना, हमें ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टू ईट हम्बल पाए। आप स्वीकारना कि हाँ कि आप हार गए हैं, इस चीज़ को स्वीकारना, सरेंडर करना, गिव अप करना, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दिस idiom। टू ईट हम्बल पाए मीन्स टू गिव अप, टू सरेंडर, टू एडमिट कि हाँ आपसे आपसे मिस्टेक हुई है या आप हार चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, टू एंड इन स्मोक, दिस इज वेरी इजी, ये वाकई में बहुत आसान है। अगर आप स्मोक, धुआं, धुएं धुएं में सब खत्म हो जाए, बड़ा अच्छा एक अभी से स्टोरी कुक हुई मेरे ब्रेन में। सी जब कोई पहली पहली बार खाना बनाता है, और जब पहली पहली बार हम खाना बनाते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि किसमें कितनी गैस लगानी है, सीटी लगानी है, उसको कितनी देर तक कुक करना है। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि उसके साथ में क्या करना है हमें। मुझे नहीं पता था कि मुझे जो मैंने वो कुकर में डाला है वो कितनी देर तक उसको बॉईल करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, कुकर में समथिंग मेरा था, मैंने उसको डाला, और जब उसमें सीटी पे सीटी लग रही है, फिर उसमें से ना मुझे ना धुआं धुआं दिख रहा है मेरी किचन से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। मैंने जाके ओपन करके उसको देखा तो जो कुकर के अंदर का मटेरियल था वो एकदम खत्म हो गया और पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। तो मतलब मैं क्या हो चुकी हूँ, मैं कैसे क्या हो गई, मैं फेल हो चुकी हूँ ना, मैं फेल हो चुकी हूँ। अगर मेरे कुकर का जो मेरा खाने का सामान था वो धुएं में कन्वर्ट हो गया है तो मतलब क्या, मेरे लिए खाने में कुछ नहीं बचा, वो बर्बाद हो चुका है, मैं फेल हो चुकी हूँ। मेरा क्या हुआ है, मेरा जो रिजल्ट आया है, वो जो मेरा एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं है। आई लूज माई थिंग। तो क्या हो गया, आई फेल, है ना। तो मैं क्या हो चुकी हूँ, मैंने क्या किया, अगर मेरे कुकर में ऐसा धुआं धुआं निकलेगा और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जला हुआ कुकर मिलेगा, तो मैं क्या हुआ, मैं फेल हो चुकी हूँ। सो आप धुएं में, स्मोक में आप एंड करे हैं, दैट मीन्स आप फेल हो चुके हैं। सो टू एंड इन स्मोक, आपका जो काम है वो धुएं में खत्म हुआ। अगर मैं थोड़ा सा और, जैसे कॉलेज बॉयज वगैरह होते हैं, भाई साहब वो पूरा लगाए बैठे हैं अपने रूम में और उनके रूम को खोलते ही भयंकर धुआं धुआं निकल रहा है, तो उनकी जिंदगी भी कैसी है, एकदम खत्म हो चुकी है, वो फेल हो चुके हैं ना, टू फेल। सो एंड इन स्मोक मीन्स टू फेल। धुएं में कोई चीज आके खत्म हो रही है तो वो चीज कैसी हो रही है, वो चीज फेल हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही है, वो चीज फेल हो रही है। सो एंड इन स्मोक मीन्स टू फेल। क्लियर है, आगे बढ़े। आई होप आपको दोनों इडियम्स का मीनिंग याद हो गया होगा। टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, बी स्पिल करना मतलब किसी चीज को फैलाना। स्पिल कर दिया मतलब आपने, स्प्लिट होता है ना, किसी चीज को तोड़ दिया, उसको फैला दिया, उसको स्पिल करना मतलब उसको फैलाना। आपने बीन्स को क्या कर दिया, फैला दिया। ओके ओके, नाउ अगेन मुझे अपनी सेम स्टोरी याद आ रही है।
जैसे कि लाइक कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो सुन लेते हैं। स्पिल द बीन्स, वही सेम चीज। आपके घर में आपकी मम्मी जो है वो बीन्स काट रही थी ना, सब्जी वाली जो बीन्स होती है वो काट रही थी, और आपने जल्दी जल्दी में आए उनके पास में, तो जो उनका वो सामान था जिसमें वो काट रही थी, जो बर्तन था, उसको आपने गिरा दिया। तो यानी आपने क्या किया, आपने उन बीन्स को फैला दिया था, है ना, बीन्स को गिरा दिया जमीन पे। अब मम्मी को तो खाना बनाना है, जमीन ठीक थी, साफ सुथरी थी, ऐसा नहीं था कि अनहाइजीनिक था, ठीक था, साफ सुथरा घर था। मम्मी ने क्या किया कि चलो इसे उठा के रख देते हैं, अभी बनाने के लिए कुछ और है नहीं, तो इसी को बना के धुल धुला के उन्होंने बना दिया। जब पिताजी खाना खाने लगे तो उनको महसूस हुआ कि थोड़ा सा ना ये इसमें थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा कुछ कुछ महसूस हो रहा है उनको। तो अब जो बच्चा है उसने क्या किया, अरे डैडी ये तो क्या हुआ था कि जमीन पे गिर गई थी। तो उसने क्या कर दिया, जो बीन्स उसने फैलाई थी उसका जो आपका जो एक सीक्रेट था वो रिवील कर दिया। जो मम्मी ने जो फैली हुई बीन्स को, जो जमीन पे फैली हुई बीन्स थी जो मम्मी ने बनाई थी खाने में, उसके उस वो जो सीक्रेट था उस चीज को उसने क्या किया, रिवील कर दिया। रिवील करना मतलब बता देना, सबको फैला देना, वो चीज बता दी, एक्सपोज कर दी वो चीज। तो वो जो रहस्य था कि मम्मी ने गिरी हुई बीन्स को बनाया है, फैली हुई बीन्स को बनाया है, इस रहस्य को उसने क्या कर दिया, रिवील कर दिया। नालायक ने खुद ही तो फैलाया था और खुद ही मम्मी को फंसा दिया। ऐसे ही होते हैं ना बच्चे, तुम लोग भी ऐसे ही हो। तो रिवील द बीन्स का, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हुआ, स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया आपने आपने सीक्रेट को, जो रहस्य था उस चीज को आपने क्या कर दिया, रिवील कर दिया। उस चीज को आपने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। दैट मीन्स आपने स्पिल कर दिया, फैला दी, पूरा रायता फैला दिया। जो बीन्स हमारी गिरी हुई हमने बनाई थी उस चीज को आपने बता दिया, तो आपने क्या कर दिया, रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया। आई होप आपको ये तीनों इडियम समझ में आए। एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं। पहला इडियम क्या था हमारा, पहला इडियम था टू ईट हम्बल पाए। हम्बल पाए खा लिया और आप एडमिट करते हैं ये चीज कि हाँ मैं ये अम्बल पाए, अम्बल पाए ना एक बताया ना मीट है, तो मीट आप एडमिट करते हैं और ये थोड़ा लोअर क्लास पीपल खाते हैं, आप एडमिट करते हैं। तो आप एडमिट मतलब यील्ड, यील्ड मतलब सरेंडर, आप सरेंडर करे हैं। और जब आप सरेंडर करे हैं तो थोड़ी सी सिचुएशन कैसी हो गई है, ह्यूमिलिएटिंग हो गई है। तो टू ईट हम्बल पाए मीन्स टू एडमिट, हाँ आप अपनी डिफीट को एडमिट करते हैं, अपनी हार को एडमिट करते हैं। दैट इज टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम क्या था हमारा, आप किसी भी चीज को, आपका जो एंड रिजल्ट है, जो आपका काम है, अगर वो धुएं में आके खत्म हो जाएगा तो मतलब आप सफल तो डेफिनेटली नहीं हुए, आप फेल हो चुके हैं। तो एंड इन स्मोक मतलब टू फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने क्या किया है, बीन्स, जो बीन्स मेरी फैल गई थी, स्पिल हो गई थी, वो वाले रहस्य को आपने रिवील कर दिया। आपने क्या कर दिया है, एक सीक्रेट बात को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। हो सकता है अनइंटेंशनली, बट वो बात फिर भी तो क्या हो चुकी है, एक्सपोज तो हो चुकी है। इस तरीके से हमने आज 3 इडियम्स को कवर किया है। आई होप आपको वो तीनों इडियम्स याद हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमारा, चूज द वन विच बी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है कि ये एक, देखो इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वही हो गया, ये एक मीनिंग दे दिया है और इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदले की भाव से जब आपने किसी का मर्डर किया है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, हैं, जिसको आपने नहीं छोड़ा, कहा रिवेंज मतलब बदला, मैं बदला लेके रहूंगी, और उस बदले की भावना में आपने किसी को जान से मार दिया है, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे। अब देखो ये सारे शब्द आपको आने चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, रिजिसाइड का मतलब हुआ है राजा को मारना, साइड का मतलब होता है किल करना, है ना, टू किल समबडी। आपने मारा, किसको मारा, राजा को मारा। होमिसाइड का, होमी मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, तो आपने किसी इंसान को मारा, किसी पर्सन को मारा। जब एक इंसान दूसरे पर्सन को मारता है, मर्डर जिसको कहते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, उसको होमिसाइड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैसेक्र,
तो वो होता है जो जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाले बाग मैसेक्रे में क्या हुआ था कि जो जलियांवाले बाग में बहुत सारे जो लोग थे उनको एक ही साथ में मार दिया गया था। तो जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एक साथ मारा जाता है तब उसको मैसेक्रे कहते हैं। अब एक ही ऑप्शन बता, दैट इज वेंडेटा। तो वेंडेटा का मतलब क्या हुआ, जब बदले की भावना से, बदले की, जैसे कि ना एक्चुअली में इसका मीनिंग ये होता है कि बहुत लंबे टाइम से ना मान लीजिए जैसे परिवार होते हैं ना, तो कुछ परिवारों में बड़े लंबे टाइम से युद्ध छिड़ा हुआ होता है। अब क्या हुआ कि वो युद्ध की भावना इतनी ज्यादा है, इतना गुस्सा और इतना एंगर है इतना ज्यादा कि मैंने किसी को मार दिया, दैट इज मैंने रिवेंज में किसी को मार दिया ना, तो उसको कहेंगे वेंडेटा। ठीक है, तो ये 4 शब्द हैं, चारों शब्द का रेजिसाइड का मतलब राजा को मारना, होमिसाइड का किसी पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार रहा है, और वेंडेटा का मतलब किसी को मारना रिवेंज की भावना से, मर्डर किया आपने उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, आप बदले की भावना से अगर किसी को जान से मारते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो वो वेंडेटा कहलाता है। होमिसाइड में एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार रहा है, मैसेक्रे में आपके बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जब एक साथ मारा जाता है उसको कहते हैं। रेजिसाइड में मतलब जब राजा को मार दिया जाता है तो उसको रेजिसाइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द थिंग्स दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, वो चीजें जिनको आसानी से, जो चीजें आसानी से टूट सकती हैं, द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जो चीजें आसानी से टूट सकती हैं या जो टूट जाती हैं चीजें। एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा था, 11th क्लास की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। एमोर्फस हमारे स्टेट में आता था एक। एमोर्फस वो चीजें होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शेपलेस होते हैं, जिनकी खुद की कोई शेप नहीं होती। जैसे कि आपका लिक्विड हो गया, लिक्विड आपका एमोर्फस स्टेट में आता है ना, उसका क्योंकि पानी है, आप जिस शेप के आप बोतल में डालोगे तो वो वैसा ही आपको उसका शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। यानी एमोर्फस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो शेपलेस होती हैं, जिनकी खुद की कोई शेप नहीं होती है, तो शेपलेस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्फस कहते हैं। सॉलिड तो आपको पता है, सॉलिड मतलब एकदम ठोस चीज है, और ठोस चीज को आसानी से तोड़ा तो नहीं जा सकता है, ठोस को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, एक होता है ब्रिटल, ब्रिटल को याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, तो ब्रिटल का मतलब होगा जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। डन। एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस चीजें। सटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, जैसे बोलते हैं ना सटल है ये चीज, मतलब कि अननोटिसेबल है, उसके कलर जैसे होता है ना सटल कलर्स है, मतलब ऐसे कलर हैं जो सही हैं, चमकीले रंग नहीं है, ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, नॉर्मल है वो चीज, दैट इज सटल। एंड सॉलिड मीन्स ठोस, तो ब्रिटल मीन्स समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिस चीज को आसानी से तोड़ा जा सके, दैट इज ब्रिटल। एमोर्फस तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए हम एक क्वेश्चन के साथ में कोशिश करेंगे कि उसके सारे ऑप्शंस भी कवर रहें, तो आप उन चीजों को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अनइम्पोर्टेंट पर्सन, हम अनइम्पोर्टेंट पर्सन को क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे देखें, नॉन कन्फर्मिस्ट, आप जानते हो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिस भी शब्द के पीछे आईएसटी लगता है, जिस भी शब्द के पीछे आईएसटी लगता है वो पर्सन होता है। ठीक है, पर्सन, जिस भी शब्द के पीछे आईएसटी लगता है वो हमारा पर्सन होता है। और कंफर्म, कंफर्म अगर आप कर देते हो तो हाँ मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आपने किसी बात को कंफर्म किया मीन्स आप उस बात से अग्री करते हैं, और नॉन लगा के इसके आगे इसको बना दिया कंफर्म नहीं करते हैं, नॉन को बना लो नॉट, तो मैं आपकी बात से कंफर्म नहीं करती हूँ, यानी मैं आपकी बात से अग्री नहीं करती हूँ। तो नॉन कन्फर्मिस्ट पर्सन, नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो ज्यादातर लोगों की बातों से अग्री नहीं करते हैं, जो अपनी आउट ऑफ थिंकिंग रखते हैं, जिनका मतलब अपना ही खुद का एक विचार होता है। ऐसा नहीं है जैसे भेड़ चाल कहते हैं ना, तो वो भेड़ चाल का पार्ट नहीं होते, वो अपनी खुद की एक सोच रखते हैं ना, उनको कहते हैं नॉन कन्फर्मिस्ट। ओके, नेक्स्ट है नॉन पैरल।
पैरेलल का पैरेलल आप जानते हो, एक पैरेलल शब्द होता है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल का मतलब होता है चीजें मैच करती हैं। पैरेलल का मतलब हो जाता है चीजें आपस में मैच कर रही हैं। पैरेलल का मतलब हो गया चीजें आपस में मैच कर रही हैं, वो इक्वल हैं, ठीक है, मैच कर रही हैं, इक्वल हैं। और नॉन लगा हुआ है तो मैच नहीं कर रही है, यानी वो चीजें क्या है, आपस में उनका कोई मैच नहीं है। एक तो ये भी होगा, कहते हैं ना यार तेरा तो कोई मैच ही नहीं है, मतलब कि तू तो सबसे बेस्ट है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये बेस्ट भी हो सकता है। अगर आप किसी पर्सन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि वो पर्सन सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके जैसा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखो, एंटाइटी। एंटाइटी का मतलब होता है अपनी खुद की एक अस्तित्व, अपना खुद का एक इंडिविजुअल अस्तित्व। एंटाइटी मतलब अपना खुद का एक अस्तित्व। तो एंटाइटी मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। और नॉन लग गया तो नॉन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उस पर्सन का खुद का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, उस पर्सन का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। एक वर्ड बचा है हमारा नॉन एज, फिर आप देखिए नॉन एजेनेरियन। एजेनेरियन में आपको एज शब्द दिखाई दे रहा है, तो ये एज से ही जुड़ा हुआ है, एज को जुड़ा हुआ है। जिन लोगों की एज 90 से 99 के बीच में होती है, जिन लोगों की एज 90 से 99 के बीच में होती है, उनको बोलते हैं नॉन एजेनेरियन। जिन लोगों की एज का ग्रुप 90 टू 99 की एज ग्रुप को हम लोग नॉन एजेनेरियन बोलते हैं। तो ये तो एज ग्रुप को बता रहा है, ये कह रहा है कि वो चीज़ अनमैचेबल है, दूसरे से मैच नहीं करती है। नॉन कन्फर्मिस्ट हो गए ऐसे इंसान जो अपना खुद का थॉट रखते हैं, अपना खुद का दिमाग रखते हैं। और नॉन एनिमिटी का मतलब हो गया उसकी खुद का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। और जिस चीज का अपना अस्तित्व नहीं होता वही चीज आपकी अनइम्पोर्टेंट चीज होती है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर बनेगा? हमारा आंसर कौन सा है? हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। आई होप कि एक साथ में हमने 4 चीजों को कंफर्म किया और चारों चीजों को हमने समझाए, ठीक है। तो इससे हमने एक शब्द नहीं 4 शब्दों को कंफर्म किया है। आई होप आपने भी मेरे साथ में यही चीज की होगी, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, अगर ये सही है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है, ग्रामेटिकली सही है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट मार्क कीजिए। अदरवाइज आप बताइए यहाँ पे और क्या आ सकता है। द जो ट्राइब है दे लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स। अच्छा, लिव्ड विद, लिव्ड बाय होता है और लिव्ड ऑन भी होता है। जैसे कि जब आप किसी खाने के सहारे जब हम रहते हैं, जब हम किसी खाने, जैसे कि जो आपकी गाय है उनका फूड क्या है, वो किस चीज के सहारे जिंदा है? ग्रास के सहारे जिंदा है। सो दे लिव्ड ऑन ग्रास। जो हम किसी चीज के सहारे जिंदा हैं तो हम ऑन की बात करते हैं, जैसे हम उस फूड के सहारे जो होते हैं, दैट इज लिव ऑन। लेकिन जब हम अपने कस्टम्स के लिए हो गए, जैसे महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि वो किस चीज के लिए थे, वो नॉन वायलेंस के लिए थे ना। तो महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस के लिए थे ना, उस चीज के लिए, जिस चीज, अगर आप किसी चीज के लिए अपने कस्टम्स के लिए हैं तो वहां पे आएगा बाय। तो बाय का मतलब हो जाएगा आप कस्टम्स के लिए हो, अपने रीति रिवाजों में आप बिलीव करते हो, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, तो लिव्ड बाय हो जाएगा। अगर आप फूड के सहारे की बात करेंगे तो लिव्ड ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो रीति रिवाजों की बात हो रही है, अपने डिफरेंट कस्टम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बाय आएगा, विद नहीं आएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। dumbfounded by accusations
ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस। जरा सॉल्व करो इसको। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर ये शब्द आप लोगों को डाउट कर रहा है तो इस शब्द का मैं आपको मीनिंग बता दूं। इस शब्द का मीनिंग होता है जब हम सरप्राइज होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। चलिए जरा सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। डम्फाउंडेड का मतलब होता है जब हम बहुत डीपली किसी चीज से सरप्राइज हो जाते हैं ना, हम बहुत ज्यादा किसी ऐसी कोई चीज हो गई जिसको हमने उम्मीद ही नहीं की थी, ऐसा कोई काम हो गया जिसकी हमने कोई हमारे दिमाग में दूर दूर तक उसको लेके कोई थॉट नहीं था। ठीक है। और एक्यूजेशंस का मतलब होता है आरोप। ठीक है, आपके ऊपर आरोप लगे तो वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया कि उसके ऊपर जो आरोप लगे थे कि वो अब अपने लिए कोई भी सीरियस डिफेंस, मतलब अब डिफेंस करना मतलब बचाव करना अपना, तो वो अपने बचाव में कुछ सीरियसली बोल ही नहीं पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया, अपना कोई सीरियस डिफेंस कर ही नहीं पाया। डिफेंस हमारा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करता हुआ हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। और जब हमें नो इम्प्रूवमेंट है तो हमें ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट हो भी सकता है, बट जब हमारा खुद का ही सही है तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक भी नहीं करना होगा, क्यों? क्योंकि मेरा वही परफेक्ट है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हुए, ये क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? Ramu never makes at least a century each time he plays cricket। ये तो बिल्कुल भी आपको पता है, at least a century मतलब कम से कम वो एक सेंचुरी तो बनाता ही है। प्रत्येक टाइम जब भी वो खेलता है, प्रत्येक टाइम जब भी वो खेलता है तो वो सेंचुरी बनाता ही है, यही कह रहा है ना। नहीं बनाता है का कैसे है? ईच टाइम जो है ये एक पॉजिटिव टर्म है, नेवर हमारा नेगेटिव टर्म है, तो नेवर हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। रामू हमेशा कम से कम एक सेंचुरी तो बनाता ही है ना। तो कम से एटलीस्ट अ सेंचुरी मतलब कम से कम वो एक सेंचुरी तो बनाता ही है प्रत्येक टाइम जब भी वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे शेल्डम का मतलब कभी कभार होता है, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, शेल्डम भी नहीं होगा, ऑलवेज होगा, फॉरएवर नहीं होगा। फॉरएवर तो होता है एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज होती है ना, फॉरएवर। फॉरएवर हो गया वो एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा ज्यादातर जब भी वो खेलता है तो वो कम से कम एक सेंचुरी तो वो मतलब वो सेंचुरी तो करता ही है। तो ईच टाइम पॉजिटिव वर्ड है, नेवर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑलवेज को यूज करेंगे, फॉरएवर को नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एंडलेस पीरियड की टाइम नहीं के लिए। ऑलवेज मतलब ज्यादातर जब भी वो मैच खेलता है तो वो एक सेंचुरी तो बनाता ही है। ईच टाइम पॉजिटिव शब्द है, नेवर को हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग, गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे बहुत चीजें फॉलो हो रही है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गैम्बलिंग है तो यहाँ पे ड्रिंकिंग है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो यहाँ आईएनजी फॉर्म, पैरलिज्म को मेंटेन किया हुआ है। मतलब जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं कंजंक्शन जिनको कहते हैं कि उनके बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। तो गैम्बल ड्रिंक, ड्रिंक करना मतलब पीना होता है ना, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ ना, सो ड्रिंकिंग मतलब पीना। लेकिन यहाँ पे जो ये ड्रिंकिंग है ये कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? एक जेरेंड है। वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। गिवन टू, गिवन टू का मतलब होता है ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब वो गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग की आदत में है। मतलब वो गैम्बलिंग मतलब वो जुआ खेलता है और वो ड्रिंक करता है, मतलब वो मतलब दारू शराब जो भी है वो ड्रिंकिंग की और गैम्बलिंग की वो हैबिट में है। सो गिवन टू का मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ हैबिट ऑफ समथिंग, किसी चीज की आदत में होना। गिवन टू यहाँ पे परफेक्ट है, गिवन टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत में होना, और डेफिनेटली यहाँ पे गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग की आदत में है वो, इसलिए यहाँ पे हमें नो इम्प्रूवमेंट मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
I wonder I would soon walk then stand in the cold waiting for the bus. मतलब मैं walk I would soon walk then कैसे हो सकता है? मैं क्या प्रीफर करूंगा? मैं खड़े रहने की बजाय मैं चलने लगूंगा ना। मैं वेट मतलब खड़े रह के वेट करने की बजाय बस का, सर्दी में मैं वहां पे बस का वेट करने की बजाय, उसका इंतजार करने की बजाय मैं क्या करना प्रीफर करूंगा? मैं वहां पे रन वॉक करना प्रीफर करूंगा। ओके फाइन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देन लगा हुआ है, देन आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो सून नहीं आएगा, कोई कंपैरेटिव डिग्री आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी अभी जस्ट ये वाले टॉपिक हमने पढ़ा था कि सूनर का पेयर हमारा देन से बनता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? सूनर आएगा, यहाँ पे सून नहीं आएगा। डन? इजी है, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये चीज आपको समझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये आ गया हमारा आरसी। अब आरसी कैसे सॉल्व किया जाता है? आरसी सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना होगा। आरसी के लिए पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए और उसके बाद में अपने पैसेज पे वापस आइए। तो पहले हम जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस जरा देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? What was the stranger's condition for joining Robin's band? मतलब रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेंजर की कंडीशन क्या थी? अपनी कॉपी में ध्यान रखना, कंडीशन, स्ट्रेंजर्स कंडीशन, इतना लिख लो अपनी कॉपी में। स्ट्रेंजर्स कंडीशन, पहला क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर 21, और उसके लिए लिखो स्ट्रेंजर्स कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What did Robin's men do? कि रॉबिन्स के मैन ने क्या किया? वहां पे लिख लो रॉबिन्स मैन। 22 डालो और वहां पे लिखो रॉबिन्स मैन। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। What did the stranger know? How did the stranger know that Robin had better skills than him? इसमें क्या आपको लग रहा है कि जो इसमें सूटेबल शब्द है और जो हमारी आंख दिमाग में वहां आना चाहिए, जब हमें दिखेगा तो कुछ डिफरेंट मीनिंग कैरी करेगा। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो? स्ट्रेंजर कैसे जानता था कि जो रॉबिन है उसके पास बेटर स्किल्स हैं उससे? हाँ, इसमें लिखो रॉबिन बेटर स्किल्स, रॉबिन बेटर स्किल्स। 23 ऑप्शन 23 लिखो और वहां लिखो रॉबिन बेटर स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। What name did Robin given him? रॉबिन ने उसको क्या नाम दिया? नेम, हाँ नेम लिख लो, नेम रॉबिन, ऐसे करके रॉबिन, वहां पे लिखो रॉबिन नेम, रॉबिन नेम, ऐसे कुछ लिख लो, शॉर्ट में कुछ भी लिख लो, रॉबिन नेम लिख लो। देखेंगे इससे शॉर्ट में आंसर मिलता है कि नहीं मिलेगा। आपको लगेगा मैम हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आपको अभी महसूस हो रहा है, पेपर में बहुत कुछ डिफरेंट महसूस होगा। What did Robin do after the competition? ऑप्शन में लिख लो रॉबिन डू, रॉबिन डू, या फिर लिख लो आफ्टर कंपटीशन, या लिख लो दूसरा आप लिख सकते हो आफ्टर कंपटीशन। और कंपटीशन की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, शॉर्ट में लिखना होता है सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं। और अब जरा हमने अगर हमने शॉर्ट कीज को मार्क कर लिया है अपनी, तो हम ऑप्शन की तरफ पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। एक पैसेज को रीड करने के लिए आइडियली आप कितना टाइम यूज करेंगे? देखते हैं जरा इस पैसेज को। लेंथ बताएगी इसकी, ज़्यादा लेंथ है नहीं इस पैसेज की। एक्चुअली में ये पैसेज आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? आपका ये पैसेज शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। जरा रीड करना शुरू कीजिए, रीड कीजिए इसको। रीड कर लिया? वीडियो को पॉज करो और रीड करो। रीड कर लिया ये वाला पोर्शन? तो मैं ये वाला पोर्शन आपके लिए आगे कर देती हूँ। अब ये वाला पोर्शन रीड कीजिए। ओह शिट, इसको रीड कीजिए।
कर लिया। अब जरा साथ में रीड कर लेते हैं एक बार। द स्ट्रेंजर agreed to join Robin's band only on one condition। देखो वहां पे हमने कुछ कंडीशन लिखी थी, यहाँ पे कंडीशन आई है, क्या आई थी? He wanted to join a competition of shooting arms with Robin if was defeated in that competition। बस he would gladly join Robbins and his men। हमने देखा था, आंसर ही मिल चुका है कि रॉबिन की उसकी सॉरी स्ट्रेंजर की शर्त क्या थी कि वो कब रॉबिन की जो आर्मी है, जो रॉबिन के साथ में उसकी जो टीम है उसको वो कब ज्वाइन करेगा, पूछा था ना, उसकी कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन ये है, अगर इसको रॉबिन ने हरा दिया तो ये उसकी टीम को, उसके मतलब उसकी आर्मी जो भी उसकी टीम है उसको ज्वाइन कर लेगा, उसके बैंड को ज्वाइन कर लेगा। आंसर मिल चुका है मुझे पहले अपने क्वेश्चन का। ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन्स एंड हिज मैन, उनके आदमियों को और उसको वो ज्वाइन कर लेगा। कंडीशन थी अगर रॉबिन उस स्ट्रेंजर को शूटिंग आर्म्स में, मतलब शूटिंग आर्म्स में जो धनुष बाण वाला जो होता है उसमें अगर वो हरा देता है तो वो ज्वाइन कर लेगा रॉबिन और उसके मैन के बैंड को। Soon arrangements for the competition was made। शून तुरंत, तभी मतलब जो अरेंजमेंट्स थे कंपटीशन को लेके वो किए गए। क्या कंपटीशन को लेके किया गया कि जो रॉबिन के मैन है उन्होंने कार्व बुल्स आई ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स। तो जो रॉबिन के आदमी थे उन्होंने क्या किया कि बुल की आई को एक ट्रंक ऑफ ट्री, मतलब एक ट्री के ट्रंक पे, एक ट्री है और ट्री का ट्रंक है, जो ये वाला पोर्शन है उसका, ये मेरा ट्री है, तो यहाँ पे उसके क्या किया गया, बुल की आई को बनाया गया। ठीक है, बुल की आई को बनाया गया और ट्री के बीच में और स्ट्रेंजर एंड रॉबिन के बीच में जो डिस्टेंस था वो 50 यार्ड का था। लेकिन हमें याद है कि डिस्टेंस को लेके कोई सवाल था ही नहीं। सवाल ये था कि जो रॉबिन के आदमी है उन्होंने क्या किया, तो रॉबिन के आदमियों ने क्या किया है, काम किया है बुल की आई को ट्री के ऊपर। मुझे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, इज यही है, देखो अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार, आपको पता चल रहा है कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो द मैन केयरफुली शूट द एन एरो विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल्स आई। तो क्या हुआ, ठीक है, अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। तो जो स्ट्रेंजर था उसने अपना धनुष बाण निकाला और उसको छोड़ा, और जब उसने छोड़ा तो जो बुल की आई थी पेड़ पे जो बनाई थी उन्होंने ट्रंक पे, तो जो स्ट्रेंजर है उसका जो धनुष है, जो बाण है ना, हाँ, वो जाके जो एरो है उसका, उसकी बुल की आई को जाके हिट किया। दिखा है ना, बुल की आई को उसके जाके सेंटर में लगा। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। आगे देखें, रॉबिन के जो आदमी थे वो सरप्राइज हो गए उस आदमी की स्किल को देख के, उस आदमी मतलब स्ट्रेंजर की स्किल्स को देख के। ठीक है, जब फिर उसके बाद में रॉबिन ने अपना धनुष बाण निकाला, देन रॉबिन took bow and shoot an arrow which not only hit the bull's eye in the center but broke the stranger's arrow in the diddle। लेकिन वो जो बो था ना, जो उसका जो बाण था उसने सिर्फ और सिर्फ बुल की आई को ही नहीं हिट किया, बल्कि यहाँ पे ना कुछ एरर हुआ है यहाँ पे। देन रॉबिन्स टुक द बो एंड शूट एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल इन द सेंटर। यहाँ पे इन द डिडल नहीं होना चाहिए, इन द सेंटर होना चाहिए कि उसकी जो चीज है जो उसने एरो से अपना किया, तो जो रॉबिन ने जो अपना एरो चलाया था तो उसने सिर्फ और सिर्फ बुल की आई पे ही नहीं जाके मारा, बल्कि जो उस आदमी का, स्ट्रेंजर का जो एरो था उसको भी वहां से हटा दिया। ठीक है, इतना परफेक्टली मारा था कि अगर ये मेरा है, अगर ये बुल की आई है, तो अगर यहाँ पे उसने उस पर्सन का, स्ट्रेंजर का एरो था, तो जो रॉबिन का एरो था वो यहाँ लगा, इतना सेंटर पे लगा कि उसके एरो को भी गिरा दिया। रॉबिन ने ये प्रूव कर दिया कि ही हैड बेटर स्किल्स देन स्ट्रेंजर। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपके मार्क्स 90 हैं और आपके फ्रेंड के मार्क्स 90, मान लीजिए आपके मार्क्स 99 है और आपके फ्रेंड के मार्क्स 99.99 है,
आप समझ रहे ना कि हाँ इसकी स्किल्स डेफिनेटली मेरे से बेटर है। ठीक है, तो रॉबिन ने ये बात प्रूव कर दी कि डेफिनेटली जो उसकी स्किल्स है वो स्ट्रेंजर से बेटर हैं। स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड टू, अमेज्ड होना मतलब सरप्राइज्ड होना, है ना, अमेज्ड हो गया ये देख के। और उसने क्या बोला, आई हैव नेवर सीन सच अ स्किल इन ऑल माई लाइफ, मैंने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके की स्किल्स को अभी तक मैंने नहीं देखा है। ठीक है, ओके, इट विल बी प्लेजर, ये मेरे लिए एक प्लेजर रहेगा, फॉर मी टू ज्वाइन यू एंड योर मैन, ये मेरे लिए एक बहुत कहते ना आई वुड बी हैप्पी, मैं बहुत खुश होंगी आपके साथ काम करके। तो वो वहां पे एकदम अमेज्ड हो चुका है, सरप्राइज हो चुका है ये देख के। माई नेम इज जॉन लिटिल, मेरा जो नाम है वो जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम, और रॉबिन के जो ग्लैडली मतलब खुशी खुशी उसके आदमियों ने उसका स्वागत किया। लेकिन रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन, लेकिन वो किस नाम से जाना जाएगा, उसने कहा था मेरा नाम जॉन लिटिल है, और रॉबिन ने कहा नहीं अब हम आपको जानेंगे लिटिल जॉन के नाम से। हमने क्वेश्चन और पैसेज को पढ़ लिया है, और हमने क्वेश्चंस पढ़े थे तो हमारे ब्रेन में है कि हमारा आंसर्स क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या थे। जरा देखें हम सही अब बिना दोबारा पैसेज पे जाए आंसर कर सकते हैं कि नहीं। पैसेज पे नहीं जाना है। वॉट वॉज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन, स्ट्रेंजर की कंडीशन क्या थी वो ज्वाइन करने के लिए। ओनली इफ एंड रॉबिन हैव अ कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग आर्म्स, ओनली इफ एंड ही, अच्छा सिर्फ कंपटीशन तो नहीं था, ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन, सिर्फ उसका ये नहीं था कि आप मुझसे कंपटीशन कीजिए, उसका था कि आप मुझे हराइए, अगर रॉबिन मुझे हरा देगा तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओनली इफ ही शुड बी बेटर देन रॉबिन, नहीं उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने हराने की बात कही थी ना कि अगर रॉबिन मुझे हरा देगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो डिफीटेड की बात थी, तो डेफिनेटली फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिना पैसेज में जाए हमने अपना आंसर मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। What did Robin's men do? रॉबिन के मैन, रॉबिन के जो आर्मी थी, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था। They refused to let the stranger go, क्या उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें मौका नहीं देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। They sent the strangers away, उन्होंने स्ट्रेंजर को दूर भेज दिया था, नहीं ऐसा भी नहीं था। They made arrangements for the competition, yes, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अरेंजमेंट की थी ना, वहां पे लिखा था दे सून मेड एन अरेंजमेंट, तो वो अरेंजमेंट किए थे उन्होंने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, उसके आदमियों ने अरेंजमेंट किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो बिना वापस जाए हुए हमने दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। यही होता है जब हम क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल्स, स्ट्रेंजर को कैसे पता था कि रॉबिन की स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, जब रॉबिन ने उसके एरो को हटाया और सेंटर में जाके लगा दिया, ना तो सिर्फ सिर्फ सेंटर में ही लगाया था, उसके एरो को भी गिरा दिया था। तो जब रॉबिन के एरो हिट द बुल्स आए, हाँ हिट तो किया था। व्हेन रॉबिन एग्रीड टू लेट हिम कॉम्पीट, नहीं, व्हेन रॉबिन बीट हिम इन द कॉम्पिटिशन, बीट तो किया था, लेकिन जब रॉबिन के एरो ने हिट किया बुल की आई को और ब्रेक कर दिया जो स्ट्रेंजर का एरो था, मतलब ना ही सिर्फ उसने हिट किया बुल की आई को, बल्कि उसने स्ट्रेंजर के एरो को भी ब्रोक कर दिया। और जब ये चीज़ उसने देखी तो वो समझ गया कि हाँ, स्ट्रेंजर समझ गया कि रॉबिन्स की जो स्किल्स है वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। डायरेक्टली दिया हुआ था, पैसेज पढ़ रहे थे तो हमने इस शब्द के ऊपर एम्फेसाइज भी किया था। आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपको पहले रीड करने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम, रॉबिन ने फिर उस स्ट्रेंजर को कहा क्या नाम दिया था, उसने अपना नाम बोला था, उसने अपना, हाँ उसने अपना नाम बोला था जॉन लिटिल, और उसका नाम कर दिया था लिटिल जॉन। तो रॉबिन ने क्या नाम दिया था, लिटिल जॉन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमने पूरा सेट सॉल्व कर लिया है अब, तो फटाफट से करते हैं। व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कंपटीशन, तो रॉबिन ने कंपटीशन के बाद क्या किया, ही वेलकम द स्ट्रेंजर टू द बैंड एंड चेंज हिज नेम, ही चेंज द स्ट्रेंजर्स नेम, वेलकम द स्ट्रेंजर। देखो वेलकम भी किया था, वेलकम भी किया है, और उनका नाम भी चेंज किया है, दोनों चीजें की थी, सिर्फ एक चीज नहीं की थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है।
ठीक है। इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस किए। आई होप आपने हर एक चीज़ को अच्छे से समझा। मैंने कोशिश की आपको बेटर वे में आपको चीज़ देने की। तो बस आपको एक ही काम करना है, चीज़ को समझना है। आरसी को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उसमें से जो आपकी शॉर्ट कीज होती हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हाईलाइट है, ये डिफरेंट है, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। नंबरिंग के अकॉर्डिंग, नंबरिंग ये वाली होनी चाहिए, क्वेश्चन वाली, आपकी नंबरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। ये आरसी सॉल्व करने की ट्रिक होती है। बाकी सारी क्वेश्चंस हम ऐसे ही डेली करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी अगर लगा कि नहीं मैम थोड़ा ये चीज़ और समझा दीजिए, ये चीज़ थोड़ा रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख दीजिएगा। पसंद आया होगा तो कुछ अच्छा भी बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिखिए। आपके और हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन हमारा कमेंट सेक्शन है, वहीं से पता चलेगा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। अगर समझ आया है तो वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलेंगे कल। टिल देन टाटा बाय बाय।